वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों स्वागत है आप सबका। जो हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की लेक्चर सीरीज़ कर रहे थे, ये उसका नेक्स्ट पार्ट आ गया है। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने पोर्तुगीज़ के बारे में पूरा पढ़ लिया। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो पहला लेक्चर है, देख सकते हो। ये कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री होगी, यूपी पीसीएस 2025 के लिए ये है। ठीक है, ये और जो प्री और मेंस देना चाहता है कंप्लीट तैयारी, उसके लिए ये सीरीज़ है। क्योंकि 24 के लिए तो अब सिर्फ टेस्ट चलेंगे। ठीक है, तो ये उनके लिए जो 2025 की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए। ठीक है, चलिए तो डच की बात करते हैं। पोर्तुगीज़ वाला देख लीजिए, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देखिए। डच ये पहली चीज़ कहाँ के हैं? नीदरलैंड और हॉलैंड के हैं, इतना याद रखना है। ठीक, कहाँ के हैं? नीदरलैंड हॉलैंड के। इससे पहले ही बताया था कि पोर्तुगीज़ के बाद आते हैं ये लोग। ठीक है, और ये लोग जो आते हैं 1595-96 में कॉर्नवालिस हाउटमैन के नेतृत्व में पहला डच अभियान दल पूर्वी जगत पहुंचता है। ये लोग इंडोनेशिया की तरफ पहुंचते हैं पहले। ठीक है, जिसको मसाला द्वीप बोला जाता था पहले। और 1602 ईस्वी में विभिन्न डच कंपनियों को मिला के सारी डच कंपनियों को यूनाइट करके एक यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड के नाम से एक विशाल कंपनियां बनी। देखिए, सारी कंपनियों का नाम ईस्ट इंडिया इसलिए होता था क्योंकि यूरोप के ईस्ट में ही इंडिया आता था, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी ये लोग नाम देते थे। ठीक, बस आपको इतना इसमें याद रखना है। इंडोनेशिया पहुंचते हैं, वहाँ पे फिर जकार्ता जीतकर 1619 में इसके खंडारों पर बैटेविया नामक नगर बसाते हैं ये लोग। ठीक है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि बैटेविया नामक नगर बसाते कौन है? डच बनाते हैं। कहाँ पे? इंडोनेशिया में। ठीक है, दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है कि लंदन और द हेग जो हॉलैंड की राजधानी थी, 1611, 1613, 15 के फलस्वरूप डचों और अंग्रेजों के बीच मैत्रीपूर्ण संधि होगी। तो इसको भूल भी सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। आपको ये याद रखना है, डच नौसेना नायक कौन था? वादेर हेग। सूरत एवं मालाबार के असफल होने के बाद 1605 में मसूलीपट्टनम में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना करता है। तो यहाँ से शुरुआत होती है डच की भारत में। ठीक है, कहाँ से? 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री लगती है। जाते ये पहले तो इंडोनेशिया पहुँचते हैं, भारत नहीं आते हैं। और उसके बाद ये भारत पहुँचते हैं 1605 में, मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री लगाते हैं। ठीक है, पोर्तुगीज़ कहाँ लगाते हैं? 1503 में कोचीन में, 1505 में फिर कैन्नौर में। ठीक है, तो ये सब फैक्ट्रियों का टाइम पीरियड याद रखना पड़ेगा आपको। दूसरी डच फैक्ट्री लगती है दोस्तों, ये कहाँ? पेतोपल्ली में। तो आपको इसको नहीं याद रखना है, ये जरूर याद रखिए। डचों ने 1616 ईस्वी में सूरत में और 1641 ईस्वी में विमलीपट्टनम में फैक्ट्रियाँ स्थापित की, ये याद रखना है आपको। ठीक है, तो एक लगी मसूलीपट्टनम में, दूसरी लगी 1616 में सूरत में, 1641 में विमलीपट्टनम में। ठीक है, बंगाल में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना पिपली में हुई थी 1627 ईस्वी में। ये जो कलर्ड वाला है ये आपको याद करना ही करना है। ठीक है, तो बंगाल में कब हुई? 1627 में पिपली में डच ने फैक्ट्री लगाई। तो ऐसे याद रखोगे, 1605 में मसूलीपट्टनम में लगी, 1616 में सूरत में लगी, 1641 में विमलीपट्टनम में लगी और 1627 में बंगाल में लगी। ठीक है, इसको ऐसे ही याद करना पड़ेगा आपको। चिंसुरा के डच किले को क्या बोला गया? गुस्तावुस फोर्ट के नाम से जाना जाता है। ये जो गुस्तावुस फोर्ट है, चिंसुरा के डच फोर्ट को किस नाम से जानते हैं? गुस्तावुस फोर्ट। ये आपको याद करना पड़ेगा, एक सेकेंड। ठीक है, तो ये गुस्तावुस फोर्ट के नाम से जाना जाता है, ये भी याद करना है। जो कलरफुल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। औरंगजेब ने 1664 में डचों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में व्यापार करने का अधिकार दिया। तो आपसे ऐसे पूछ सकता है कि कौन से मुगल शासक ने व्यापार करने का अनुमति दी थी डचों को? तो वो दी थी औरंगजेब ने। किसने दी थी? औरंगजेब ने 1664 में। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट जो आपको याद रखना है कि डचों ने मसालों के स्थान पर भारतीय कपड़ों के निर्यात को अधिक महत्व दिया। देखिए, पोर्तुगीज पहले ही से मसालों में डोमिनेंस बना रखे थे, तो अब अगर ये भी वही करेंगे तो प्रॉफिट मार्जिन कम होगा। इन लोगों ने दूसरा प्रोडक्ट पढ़ा, इन लोगों ने कपड़ों के ऊपर ट्रेड करना चालू करे और ये कपड़े कोरोमंडल तट, बंगाल और गुजरात से निर्यात करते थे। कोरोमंडल कॉस्ट यही भारत की जो कोरोमंडल कॉस्ट है, मतलब ईस्टर्न पार्ट से, और बंगाल और गुजरात से ये लोग व्यापार करते थे। 1759 ईस्वी में अंग्रेजों से बैटल ऑफ बिदारा जो होती है, बेडारा के युद्ध में डच पराजित हो गए और इनको फिर अंग्रेजों ने उधर ही भेज दिया, इंडोनेशिया तक ये लोग सीमित हो गए। इस पराजय से भारत ने इनकी शक्ति समाप्त कर दी। तो ये बहुत कम समय के लिए थे, अंग्रेज जैसे ही है इनको मारा मूरा, इनको भेज दिया, भैया इंडोनेशिया चले गए। ये साम्राज्य वाम्राज्य बनाने के चक्कर में भी नहीं थे, इनको करना था सिर्फ व्यापार। तो ये बहुत कम समय के लिए थे, इनका इतिहास ज़्यादा नहीं, बस ये जो कलरफुल है इतना अगर पढ़ लिया तो काम बन जाएगा। कि पहली फैक्ट्री ये पढ़ ली 1605 की मसूलीपट्टनम वाली। ठीक है, दूसरी आपने कौन सी फैक्ट्री पढ़ ली? सूरत वाली, विमलीपट्टनम वाली। बंगाल की फैक्ट्री 1627। चिंसुरा में जो किला था उसको गुस्तावुस फोर्ट के नाम से जाना जाता था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। औरंगजेब ने इनको भैया ट्रेड फ्री करने का मौका दिया बंगाल, बिहार, उड़ीसा में 1664 में। ठीक है, और ये मसाला ट्रेड नहीं करते थे, कपड़ों का ट्रेड करते थे। अंग्रेजों से बैटल हुई 1759 में, फिर ये स्ट्रिक्ट हो गए।
अब मेन कहानी जो शुरू होती है भैया इनकी शुरू होती है अंग्रेजों की, यही पूरा उपद्रव मचाएंगे अब पूरे भारत में। चलिए इनके बारे में देख लेते हैं एक बार, जो जो इम्पोर्टेंट है। भारत में अंग्रेजों का आगमन पता है दोस्तों डचों के बाद होगा। तो मैंने आपको इससे पहले क्रोनोलॉजी बताई थी ना, पोर्तुगीज़, फिर डच, फिर इंग्लिश, ठीक है, फिर डैनिश, फिर फ्रेंच। तो पोर्तुगीज़ के बाद आ गए इंग्लिश। ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई थी इनसे पहले ही 1600 में, पर ये 1608 में हॉकिंस के दरबार में पहुंचेगा, क्योंकि बन गई थी। अब देखिए 1599 में लंदन में कुछ व्यापारियों ने मिलकर इसको बना लिया था, इससे मतलब नहीं है। इस कंपनी का नाम आपको याद रखना, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेनिंग टू द ईस्ट इंडिया रखा गया था, ठीक है। तो इतना भी लंबा नहीं याद रखो, टू द ईस्ट इंडिया से काम चल जाएगा, ठीक है। अब मेन कहानी शुरू होती है भैया चार्टर एक्ट से, 1609 के चार्टर एक्ट से मेन कहानी शुरू होती है यहाँ से, 1609 के चार्टर एक्ट से। अब 1603 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु के पश्चात जो जेम्स प्रथम था, कौन था जेम्स प्रथम, उनका उत्तराधिकारी बनता है। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि उस टाइम कौन था भैया, महारानी एलिजाबेथ की तो मृत्यु हो गई, जेम्स प्रथम इंग्लैंड के सम्राट बने। 1609 में कंपनी ने जेम्स प्रथम से नवीन व्यापारिक चार्टर प्राप्त किया। इस चार्टर द्वारा कंपनी के विशेषाधिकारों को शाश्वत बना दी। अब चार्टर एक्ट क्या होता था ये समझिए। चार्टर एक्ट एक तरह से ऐसा राइट था जो इनको, इस कंपनी को मिला कि अब भैया पूरे ब्रिटेन से इंडिया में और कोई कंपनी नहीं जाएगी जब तक ये चार्टर एक्ट चल रहा है। अब वो 20 साल का 30 साल का वो रिन्यू होता रहता था कि अब इस मसाले ट्रेड है या चाय का ट्रेड है या पूरा इंडिया से ट्रेड अब यही कंपनी करेगी, ब्रिटेन की कोई और कंपनी वहाँ नहीं जाएगी, ठीक है। इस तरह का चार्टर मतलब परमिशन मिल जाती थी। चलिए अब आगे बात करते हैं दोस्तों क्या हुआ फिर। तो 1615 ईस्वी से 24 में चार्टरों के प्रति दंड अधिकारियों से ये कोई मतलब नहीं, आप ये याद रखो। 1601 ईस्वी से 1612 ईस्वी तक कंपनी के मुनाफे की दर 20% प्रति वर्ष रही, और 1612 ईस्वी में कंपनी को 2 लाख पाउंड की पूंजी पर 1 लाख पाउंड का मुनाफा हुआ। मतलब देख रहे हो भारत से ट्रेड में कितना फायदा हो रहा है ना। भारत के ट्रेड से इनको हो रहा बहुत फायदा, ठीक। तो ये तो भैया मुनाफे की दर बढ़ती जा रही है। 1688 में इंग्लैंड में क्रांति हुई जिसमें जेम्स द्वितीय का तख्ता पलट हो गया और विलियम तृतीय उनकी बीवी को संयुक्ति, ये भी कोई मतलब नहीं है इनसे। बस अब आप यहाँ से ये याद रखो कि कंपनी का नाम 1833 ईस्वी तक यही रहेगा। 1833 ईस्वी के चार्टर इसका संक्षिप्त नाम ईस्ट इंडिया कंपनी कर दिया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी नाम कब पड़ा था। तो 1833 के चार्टर एक्ट से पड़ा था, नहीं तो इससे पहले का नाम इसका क्या था दोस्तों, इससे पहले का नाम इसका था दोस्तों, एक सेकंड, इससे पहले का आपको ये नाम याद रखना है, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज रखा गया था, पहले ये था। बाद में इसका नाम 1833 के चार्टर से ईस्ट इंडिया कंपनी पड़ा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पूछेगा ईस्ट इंडिया कंपनी नाम कब पड़ा था, तो 1833 से पड़ा था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए अब कुछ देखते हैं जो आपके मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछेगा कंपनी की व्यापारिक सफलताएं के बारे में उल्लेख करिए, ठीक है। तो दोस्तों ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी है पूरा, आपको सिर्फ प्रीलिम्स थोड़ी निकालना, मेंस में भी तो पॉइंट चाहिए, तो वो मैं आपको दूंगा। अंग्रेजी कंपनी की प्रारंभिक समुद्री यात्राएं जो आपको पता ही है, जावा, मलक्का, ये सब आएंगे। मेन कहानी शुरू होती है कहाँ से दोस्तों, कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में हेक्टर नामक पहला अंग्रेजी जहाज 1608 में सूरत की बंदरगाह पहुंचेगा, ठीक है। तो सबसे पहले कौन आते हैं, मैंने बताया था विलियम हॉकिंस आते हैं। लाता कौन है, कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में 1608 में जहांगीर की कोर्ट में ये पहुंचेंगे, ठीक। कैप्टन हॉकिंस पहला अंग्रेज था जिसने समुद्र के रास्ते भारत की भूमि पर कदम रखा। हॉकिंस जो तुर्की भाषा बोल सकता था पहली, तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान रखना। हॉकिंस तुर्की भाषा बोल सकता था, कौन सी भाषा, तुर्की भाषा, ठीक है। टर्की लैंग्वेज बहुत अच्छी बोलता थे, इसलिए जहांगीर बहुत इससे इंप्रेस भी होगा। अकबर के नाम, ठीक है, कहाँ जाता है ये, हॉकिंस जो तुर्की भाषा बोल सकता था, अकबर के नाम जेम्स प्रथम का पत्र लेकर मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में पहुंचता है, ठीक है। पत्र था अकबर के नाम का, ये भी याद रखना, और पहुंचता है जहांगीर की कोर्ट में, ठीक है, याद रखिएगा क्योंकि अब जहांगीर का शासनकाल चल रहा था। 1611 में कैप्टन मिडिल्टन ने स्वाली में पुर्तगालियों के जहाज बेड़े को परास्त किया। तो आपको याद रखना है 1611 में पुर्तगालियों को किसने हराया था, अंग्रेजों ने, कैप्टन मिडिल्टन ने, बैटल ऑफ स्वाली में, या स्वाली की लड़ाई कह सकते हो। अब पुर्तगालियों को तो इससे पहले ही बताया पराजित कर दिया, जिससे जहांगीर अंग्रेजों से बहुत प्रभावित हुआ उनकी नौसेना से, उसको देख के, और 1613 में उसने अंग्रेजों को सूरत में स्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दे दी थी। तो इन द सेंस आप क्या समझे, कुछ नहीं, कि भैया 1608 में पहुंचा कौन, विलियम हॉकिंस पहुंचा, कहाँ पहुंचा, जहांगीर की कोर्ट में पहुंचा। उसके बाद कैप्टन हॉकिंस जो था वो क्या, तुर्की भाषा बहुत अच्छा जानता था, फिर उसको सूरत में फैक्ट्री लगाने को मिल गया 1613 में, ठीक। अब 1613 में तो स्थायी कारखाना बन रहा है। इसके पहले 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में, कहाँ, मसूलीपट्टनम में अंग्रेजों ने एक व्यापारिक कोठी स्थापित की थी। तो ये याद रखना है, फैक्ट्री पहली कहाँ लगी है,
पहली फैक्ट्री लगी 1613 ईस्वी में सूरत में, और पर उससे पहले 1611 में मसूलीपट्टनम में एक कोठी स्थापित कर ली थी। ठीक है, यह गोलकुंडा राज्य का एक मुख्य बंदरगाह भी था। बाकी 1626 ईस्वी में अमरगांव में एक दूसरी कोठी खोली। तो आप इतना याद रखो, 1611 1613 काम आपका बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब एक 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान ने भैया एक फरमान जारी कर दिया था जिसको गोल्डन फरमान बोलते थे। इसके अनुसार 500 पैगोड़ा मतलब एक राशि होती थी, अमाउंट होता था, सालाना देकर गोलकुंडा राज के बंदरगाह पे स्वतंत्रता पूर्व व्यापार भी इनको मिल गया वहाँ पे। समझ रहे हो? तो अंग्रेजों ने क्या क्या करा भैया, फैक्ट्रियाँ लगाई और धीरे धीरे फरमान लेना चालू कर दिया। अब 1639 ईस्वी में फ्रांसीसी डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर ले लिया। पट्टा मतलब एक तरह से कह सकते हो ठेके पे ले लिया। वहाँ एक किलाबंदी कोठी बनाई। इस किलाबंद कोठी का नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज रखा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फोर्ट सेंट जॉर्ज, ये आपका बंगाल में पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, 1639 में लिया था फ्रांसीसी डे ने। नाम भी याद रखना है और किला भी याद रखना है और फोर्ट का नाम भी याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, और डेट भी 1639 में। चलिए ठीक है, अब भैया यहाँ से क्या आता है, एक बहुत बड़ा फेस खुल के आता है। ये पुर्तगालियों से पहले कर लेते हैं संधि। तो 1629 में मैड्रिड की संधि होती है कि पुर्तगालियों और अंग्रेजों के बीच में हो जाती है संधि। इसके बाद तो अभी शादी भी हो जाएगी, है ना, तो जिससे आपस में इनकी बैटल हो जाएगी खत्म। डच को ये लोग खदेड़ ही चुके हैं, अब बचेंगे खाली अंग्रेज। जो डैनिश फ्रेंच आएंगे उनको भी मार के कर देंगे सही, फिर अंग्रेज भारतीय राजाओं का नंबर लगाते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। 1630 में मैड्रिड की संधि होती है पुर्तगाली और अंग्रेजों के बीच में। चलिए, अब जो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, कि 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय, किसका, इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से होता है। ठीक है, और चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में पूरा मुंबई जो आइलैंड था, मुंबई आइलैंड, वो पोर्तुगीज दे देते हैं ब्रिटिशर्स को। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एग्जाम में बहुत बार आती है। 1661 में होता है किसकी शादी, चार्ल्स द्वितीय की शादी राजकुमारी कैथरीन से, और मुंबई द्वीप मिल जाता है इनको दहेज के रूप। ठीक है दोस्तों, याद रखना दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको खुद ही बता दूंगा। कल मैंने आपको नोट्स का तरीका बताया था कैसे नोट्स बनेंगे, वो आपको बना लीजिए। अभी मैं आपको क्या करूँ, प्लेन ब्लैंक पेपर लाऊं, उसमें यही सब बोल बोल के बोलता रहूँगा ऐसे, तो आपके दिमाग से बाउंस मारता रहेगा। लिखा हुआ है, मैं मस्त आपको अंडरलाइन भी कर रहा हूँ क्या इंपॉर्टेंट है। आप उसके नोट्स बना लीजिए और अच्छे से उन चीज़ों को लर्न कर लीजिए। जो नोट्स बनाएगा उसी को फ़ायदा होगा, ये पक्की बात है। बाकी आप इस नोट्स को लेने के लिए इन नंबरों पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। पूरे बेहतरीन नोट्स हैं, प्री मेंस सब कुछ इससे निकल जाएगा गारंटी के साथ। क्योंकि मेंस में आप देखते हो 8 नंबर का सवाल, 12 नंबर का सवाल आता है। ये 120 वर्ड का है और 12 नंबर का 200 वर्ड का है। तो इतना आपको कंटेंट मिल जाएगा कि आराम से अच्छे नंबर ला सकते हो। तो फिलहाल ये 1661 वाला काम खत्म हो गया। चलिए, अब भैया अंग्रेज को तो मिल गया आइलैंड, तो फिर क्या करता अंग्रेज, 1668 में ये आइलैंड जो है चार्ल्स द्वितीय बम्बई को दे देता है 10 पाउंड वार्षिक किराए पे ईस्ट इंडिया कंपनी को। ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देता है कि भैया हम 10 पाउंड लेंगे, हमको क्या चाहिए, ये लो, हमको 10 पाउंड सालाना देना। ठीक है, चलो इतना हो गया आपका। चलिए, ये हो गया, इतना बस आपको याद है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, 1658 ईस्वी में बंगाल, बिहार, उड़ीसा और कोरमंडल समुद्र तट की सभी बस्तियां फोर्ट सेंट जॉर्ज के अधीन कर दी गई। अब फोर्ट सेंट जॉर्ज अभी आपको मैंने ऊपर पढ़ाया कि 1639 में ये फोर्ट सेंट जॉर्ज बना था। ये देखिए कब बना, 1639 में। अब बंगाल, बिहार, उड़ीसा ये सब उसी के अंदर आ गया। और ये फोर्ट सेंट जॉर्ज है कहाँ, बंगाल में था ये। ठीक है, और 1669 में सर जॉर्ज किसने, ऑक्सनैडन के उत्तराधिकारी के रूप में जेरोल्ट, एक सेकंड में ये हटा देता हूँ, एक सेकंड। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं। तो 1669 ईस्वी में सर जॉर्ज ऑक्सनैडन के उत्तराधिकारी के रूप में जेरोल्ट ओंगियर सूरत का प्रेसिडेंसी और बंबई का गवर्नर बना। तो दोस्तों ये सब डीप क्वेश्चन है, अब ऐसे ही क्वेश्चन पूछने लग गया है, समझ लीजिए आप। तो ये सब आपको लर्न करने पड़ेंगे, बहुत ज़रूरी है ये सब। ठीक है, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट आपको लर्न करने पड़ेंगे। ठीक है, 1669 में सर जॉर्ज ऑक्सनॉर्डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अंग्रेजों का काम यहाँ से व्यापारिक काम हो गया, कैसे व्यापारिक सफलताएं मिली। अब बंगाल में अंग्रेजी शक्ति का विकास कैसे हुआ, इसको देखते हैं। अब चलिए देखते हैं डैनिश के बारे में। बहुत छोटा सा ही है कि अंग्रेजों के बाद डैनिश आते हैं 1616 में। तंजौर जिले के ट्रंकेम्बोर में 1620 में उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई। कहाँ पे लगाई, ट्रंकेम्बोर में, 1620 ईस्वी में, तंजौर में। और कब आए हैं, 1616 में, फैक्ट्री 1620 में लगी। ठीक, इनका ज़्यादा कुछ इतिहास रहा नहीं है, तो बहुत बढ़िया है, बहुत छोटा है ये। ठीक है, 1845 में उन्होंने सभी फैक्ट्रियाँ ब्रिटिश कंपनियों को बेच दी और वो भारत से चले गए। ठीक है, सारी कंपनियाँ 1845 में दे दी भैया ब्रिटिशर्स को। ठीक है, तो बस इतना याद रखोगे, काम बन जाएगा। अब फ्रांस से थोड़ा अंग्रेजों की बैटल अच्छी चलेगी। 3 कार्नेटिक युद्ध ये लोग लड़ेंगे फ्रांस से। चलिए अब देखते हैं फ्रांसीसीज, इनका थोड़ा इतिहास इंपॉर्टेंट है। तो फ्रांस के सम्राट कौन थे पहले, तो ये याद रखो, लुइस 14। कौन था फ्रांस का सम्राट, लुइस 14 था फ्रांस का सम्राट, पहली चीज। तो फ्रांस के सम्राट याद रखो कौन, लुइस 14।
मंत्री कौन था? कोलबर्ट के प्रयासों और 1664 में एक फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी द एंड ओरिएंटल, तो ये कंपनी का नाम आपको याद रखना है, कंपनी द एंड ओरिएंटल कौन बनाता है भैया? लुई 14 के शासनकाल में कोलबर्ट स्थापित करता है 1664 में। फ्रांसीसी पहले मेडागास्कर द्वीप में पहुंचे थे, परंतु वहां उपनिवेश स्थापित करने में असफल रहे। फ्रांस से एक दूसरा दल 1668 ईस्वी में चला, इसका नायक फ्रैंक रोरो था। तो आपको ये नहीं याद रखना, बस इतना याद रखो कि देखो मेडागास्कर तो आपको मैंने उसमें बताया, आपने देखा होगा अफ्रीका के पास ये जो मेडागास्कर है ये भी ब्रिटेन की टेरिटरी बन जाती है ओवरसीज, मतलब अंग्रेज इस पर अपना औपनिवेशिक बना लेते हैं जैसे भारत को बनाते हैं। पहले फ्रांसीसी यहीं पे आते हैं, ठीक है, उसके बाद भारत पहुंचते हैं। चलिए बढ़िया चीज़ है। भारत में फ्रांसीसियों की पहली कोठी कब बनी? 1668 में सूरत में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट याद रखना पड़ेगा, ठीक है, कि पहली फैक्ट्री कब लगी? 1668 में, बनी थी 1664 में ये, ठीक है। तो पहली फैक्ट्री भारत में 1668, बस इतना चलेगा। और राजा कौन था उस टाइम? लुईस 14, कंपनी का नाम कंपनी द एंड ओरिएंटल। छोटी छोटी चीज़ें हैं, बता दे रहा हूँ, वही वही याद करना है। फिर मरकारा गोलकुंडा के सुल्तान से एक अधिकार पत्र लेके मसूलीपट्टनम में दूसरी फैक्ट्री बना लेते हैं लोग, ठीक है, वही कोठी स्थापित करते हैं 1669 में, कहाँ पे? मसूलीपट्टनम में, और 1668 में सूरत में लगा लेते हैं। 1672 में फ्रांसीसियों ने मद्रास के निकट कहाँ पे? सैंथोम को ले लिया था। तो सैंथोम को कब लिया? 1672 में, ठीक है, मद्रास के निकट है सैंथोम, ठीक है, बैटल ऑफ सैंथोम अभी होगी भी। तो 1672 याद रखना है, फ्रांसीसी ने मद्रास के निकट सैंथोम को लिया। 1664 में ये वहाँ पे कंपनी बनाई, कहाँ पे? फ्रांस में। भारत में 1668 में सूरत में फैक्ट्री लगाई, ठीक है, बस। और 1669 में मसूलीपट्टनम में। डेट्स याद करनी पड़ेगी, थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहा हूँ इसलिए, और थोड़ा थोड़ा लर्न करते चलिए। लेकिन अगले साल तक उनकी जल सेनापति दिला नहीं, ये सब आपको नहीं याद रखना, बस इतना याद रखो। अंग्रेज समर्थित डचों ने 1693 ईस्वी में फ्रांसीसियों से पुडुचेरी ले लिया। जो अंग्रेज समर्थ कर रहे थे ना डच को, डच और इनकी बैटल हुई तो फ्रांसीसियों से पौंडीचेरी ले लिया, ठीक है। तो ये याद रखना, 1693 में पौंडीचेरी किसको मिल गया? डचों को मिल गया। किससे मिल गया? फ्रांस से मिल गया, ठीक है दोस्तों, याद करना पड़ेगा। 1697 में रिजविक की संधि, ये संधि इंपॉर्टेंट है। रिजविक की संधि द्वारा फ्रांस को वापस भी मिल गया, क्या मिल गया वापस? पुडुचेरी वापस मिल गया, ठीक है। ये याद रखना है आपको कि 1693 में डच ने छीना फ्रांसीसी से पुडुचेरी, और फ्रांस को 1697 की ट्रीटी से वापस मिल गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो आपको याद रखना है, बंगाल के सूबेदार, ये वाला नहीं याद रखना है। 1720 में फ्रांसीसी निर्माण हुआ, ये भी नहीं। हाँ, फ्रांसीसियों ने 1721 ईस्वी में मॉरिशस, 1725 ईस्वी में मालाबार समुद्र तट पर स्थित माही, 1739 ईस्वी में कराईकल पर कब्जा कर लिया था, ठीक है। तो ये सब चीज़ों पे इन्होंने कब्जा करा। पौंडीचेरी का पहला गवर्नर आपको याद रखना, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले के समय में फ्रांसीसी प्रभुत्व की स्थापना हुई थी। डुप्ले सबसे बड़ा पावरफुल इसका गवर्नर डुप्ले ही था दोस्तों, ठीक है। तो बस आपको फ्रांस के बारे में इतना याद रखोगे, काम बन जाएगा। कहने का मतलब फिर से रिव्यू लेते हैं। कंपनी याद रखनी है, कब पहली फैक्ट्री याद रखनी है, ये डच ने कब इनसे पुडुचेरी ले लिया तो वो याद रखना है, किस ट्रीटी से वापस मिल गया ये याद रखना है, डुप्ले इन्हीं का गवर्नर था ये याद रखना है, ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है कर्नाटक के युद्ध, या कॉर्नेटिक युद्ध भी इनको बोले जाते हैं। इनका सबसे इंपॉर्टेंट है पहला भैया टाइम पीरियड, तो 1746 से 48, फिर 49 से 54, 58 से 63, 3 युद्ध होंगे, ठीक। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 में हुआ। यह युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध से प्रभावित था। अब यूरोप में इन लोगों का ऑस्ट्रिया में जो कब्जाबाजी चल रही थी, उस जो कोल रीजन था वहाँ पे, उससे लेके जो युद्ध चल रहा था उसका प्रभाव यहाँ भी देखने को मिला। तो बस आपको अभी ये याद रखना है, ठीक है। 1740 ईस्वी से ये प्रारंभ हुआ था वहाँ ऑस्ट्रिया से, भारत में उसी का परिणाम देखने को मिला 1746-48 में, ठीक है। अब देखिए वही चीज़ यहाँ पे लिख दी है कि यूरोप में फ्रांस और ब्रिटेन एक दूसरे के सबसे प्रबल विरोधी थे, और उसका भारत में भी असर देखने को मिल रहा था, ठीक है। तो बस आसान है, बस हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं। तो कर्नाटक के प्रथम युद्ध को और क्या बोलते हैं? सेंट टोमे का भी युद्ध बोलते हैं, सेंट टोमे नहीं, या सेंट थोम बोलते हैं इसको, ठीक है। कर्नाटक के प्रथम युद्ध को सेंट थोम, हिंदी में इसको इंग्लिश में लिख दूँ अगर तो बैटल ऑफ सेंट थॉम भी बोला जाता है, ठीक है। सेंट थॉम का युद्ध भी बोला जाता है, ठीक है, याद रखना। और यह युद्ध फ्रांसीसी सेना एवं कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के मध्य लड़ा गया। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछेगा कर्नाटक की पहली बैटल किसके बीच में हुई युद्ध, तो फ्रांसीसी सेना, और कर्नाटक का नवाब कौन है? अनवरुद्दीन। कर्नाटक का नवाब अनवरुद्दीन, फ्रांसीसी सेना, कर्नाटक का नवाब अनवरुद्दीन और फ्रांसीसी सेना, ठीक है, याद रहेगा, भूलिएगा मत, ये अनवरुद्दीन का नाम, और कर्नाटक में मतलब फ्रांसीसी सेना। झगड़ा फ्रांसीसियों द्वारा मद्रास की विजय पर हुआ था। कहाँ हुआ था? फ्रांसीसियों द्वारा मद्रास की विजय, जिसका परिणाम फ्रांसीसियों के पक्ष में रहा। कौन जीता? फ्रांसीसी जीते। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध जो 1740 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था,
और अप्रत्यक्ष रूप से प्रथम कर्नाटक युद्ध के लिए भी उत्तरदायी था। यूरोप में 1748 में संपन्न एक्स ला चैपल की संधि के द्वारा समाप्त हो गया। ठीक है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ एक बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। बस आपको इतना याद रखना है, एक सेकेंड, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। अरे यार रुको, चले। तो क्या याद रखना आपको, पहला कर्नाटक युद्ध कब हुआ? 1740 में ऑस्ट्रिया में शुरू हुआ था, भारत में 1746 से 48 में हुआ। ठीक, किसके बीच में हुआ भैया? फ्रांसीसी और कौन थे? दूसरी तरफ अंग्रेज थे। और पहले कर्नाटक युद्ध को सेंट थॉम की भी युद्ध बोला जाता है या सेंट थॉम बैटल भी बोला जाता है। फ्रांसीसी सेना और कर्नाटक की तरफ नवाब कौन था? अनवरुद्दीन के मध्य लड़ा गया। इसमें जीता कौन भैया? फ्रांस जीत जाते हैं इसमें। पर बाद में संधि क्या होती है इन दोनों के बीच में? ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल की संधि। ठीक है, एक्स ला चैपल की संधि बहुत इंपॉर्टेंट है। कब हुई थी? 1748 में हुई थी। ठीक है, इस संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ और संधि में निश्चित की गई शर्तों के अनुसार फ्रांसीसियों ने मद्रास अंग्रेजों को वापस कर दिया। ठीक है, फ्रांसीसी जो थे उन्होंने मद्रास अंग्रेजों को वापस कर दिया और बदले में इन्होंने नॉर्थ अमेरिका में जो इनकी टेरिटरी थी वो भी इनको दे देते हैं। तो बहुत आसान है, छोटा सा है, ज़्यादा नहीं है। 1746-48 ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल हुआ। क्या ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल में? मतलब संधि ऑफ एक्सला चैपल में अंग्रेजों को मद्रास वापस दे दिया, बदले में इनको इनकी टेरिटरी नॉर्थ अमेरिका में वापस मिली। चलिए, अब दूसरे भी युद्ध में बहुत छोटी सी चीज़ें देखेंगे। कर्नाटक का दूसरा युद्ध 1749 से 54, टाइम पीरियड याद रखना है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध की नींव भारत में एंग्लो फ्रेंच प्रतिद्वंद्विता के कारण रखी गई थी। ठीक है, तो जो आपस में अंग्रेजों और फ्रेंच की लड़ाई चल रही थी। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति के पश्चात भी भारत में दीर्घ अवधि तक ये नहीं, 1748 ये भी नहीं, निजाम की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के लिए संघर्ष आरंभ हो गया था। ब्रिटिश एवं फ्रांसीसी दोनों ने इस पर अपनी उम्मीदवारी प्रस्तुत की, जो कि विवाद का कारण बना। अब देखो कारण क्या था? 1748 में मुगल गवर्नर और हैदराबाद के जो निजाम थे उनकी मृत्यु हो गई। अब इन लोग को चाह रहे थे कि ये हैदराबाद पे फ्रांसीसी चाह रहे थे हम कब्जा कर ले और अंग्रेज चाह रहे थे हम कब्जा कर ले। तो इसी सक्सेशन के चक्कर में युद्ध चल रहा था। फ्रांस की तरफ से गवर्नर कौन था? डुप्लेक्स था दोस्तों। कौन था? फ्रांसीसियों की तरफ से गवर्नर कौन था? डुप्लेक्स। एक सेकेंड, इनका गवर्नर था डुप्लेक्स, जो कि प्रथम कर्नाटक युद्ध में सफलतापूर्वक फ्रांसीसियों का नेतृत्व करता है। अंग्रेजों को हराने के लिए स्थानीय राजवंशी विवादों में दखल देकर दक्षिण भारत में अपनी शक्ति एवं फ्रांसीसी राजनीतिक प्रभाव बढ़ाने का प्रयास करता है। अब ये क्या करता है? जो साउथ में रूलर है उनके साथ मिल जाता है कि यार अंग्रेजों को भगाओ, जो पैसा कहोगे हम दे देंगे। ठीक है, मतलब डिप्लोमेसी करता है इनकी तरह। तो ऊपर बात बनती नहीं है। इसलिए क्या होता है? दूसरा कर्नाटक युद्ध 49 से 54 तक चला। अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपनी स्थिति मजबूत कर लेते हैं। यहाँ पे इसमें कोई आपको इंपॉर्टेंट चीज़ रखनी, कोई संधि नहीं होती इसमें। ठीक है, कोई भी संधि इसमें नहीं होती। ठीक, बस डेट याद कर लोगे, काम चल जाएगा। अंबोर का युद्ध दोस्तों 1749 में होता है। कब होता है? 1749 में। इसी के परिणाम स्वरूप अब ये आपको बस इसमें ये याद रखना है कि इसके बीच में होता, काम बन जाएगा। मुजफ्फर जंग, चंदा साहिब एवं फ्रांसीसियों की संयुक्त सेना। कौन कौन? मुजफ्फर जंग, चंदा साहिब, फ्रांसीसियों की संयुक्त सेना 1954 में अंबोर के युद्ध, जो कि वेल्लोर के पास है, अनवर उद्दीन को पराजित कर उसकी हत्या कर देती है भैया। ठीक है, याद रखना आपको। किसको? अनवर उद्दीन को। कौन आता है बैटल ऑफ अंबोर में? मुजफ्फर जंग, चंदा साहिब, फ्रांसीसी। डायरेक्ट सवाल पूछेगा, अंबोर का युद्ध कब हुआ? अंबोर का युद्ध कब हुआ? तो आप बताओगे 1749 में। किसके बीच? मुजफ्फर जंग, चंदा साहिब, फ्रांसीसियों की संयुक्त सेना के बीच। ठीक है, और वर्सेस अनवरुद्दीन, उसको मार देते हैं ये लोग। दूसरा, नवाब युद्ध में मारा गया और अपने पुत्र मोहम्मद अली को नवाब की दावेदारी हेतु वारिस के रूप में छोड़ जाता है। मुजफ्फर जंग को हैदराबाद के निजाम एवं दक्कन के सूबेदार के रूप में पदारूढ़ किया गया तथा डुप्लेक्स को कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित सभी मुगल क्षेत्रों का गवर्नर नियुक्त किया गया। अब आपस में इन लोगों ने सहमति बना ली थी ना, यार इसको मारेंगे, तुम्हें हैदराबाद चाहिए, चलो तुम्हारे बेटे को ये दे देंगे, हमें यहाँ की टेरिटरी दे देना। तो ये सब चल रहा था चीज़ें। ठीक है, और पुदुचेरी के आसपास के क्षेत्र, उड़ीसा के आसपास के क्षेत्र, ये तब फ्रांसीसियों को मिल जाते हैं। ठीक है, तो बस इसमें आपको इतना याद रखना है, बस इससे काम चल जाएगा आपका। मोस्ट इंपॉर्टेंट है पौंडीचेरी की संधि, है ना, ये पौंडीचेरी की संधि इंपॉर्टेंट है। इस संधि द्वारा अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने मुगल सम्राट या अन्य भारतीय नरेशों द्वारा दी गई उपाधियों को त्याग दिया सबसे पहले, तथा भारतीय नरेशों के झगड़ों में हस्तक्षेप ना करने का वादा किया कि यार अब जो तुम लोग आपस में राजा राजा लड़ते हो ना, उसमें हम लोग नहीं उड़ेंगे। दोनों कंपनियों के अपने अपने क्षेत्र वापस मिल गए कि ये लो अपनी अपनी जगह पकड़ो, तुम मद्रास पकड़ो, तुम पुडुचेरी पकड़ो, अब बीच में मत उछलना। इस संधि में यह भी व्यवस्था थी कि बुस्सी हैदराबाद में ही रहेगा, जो मतलब एक हैदराबाद का निजाम का ही कोई साथी था उसका, मतलब इसको भूल जाओ, कोई मतलब भी नहीं। इस संधि के संदर्भ में डुप्ले ने लिखा कि गोदेहू ने अपने देश को विनाश और सम्मान पर हस्ताक्षर करे। ठीक है, तो ये भी कोई दिक्कत नहीं। अब बस इतना याद रखो कि अब ट्रीटी ऑफ पुडुचेरी जो थी, पौंडीचेरी की संधि में अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों ने तय करा कि अब हम लोग किसी भी
भारत के राजा के बीच में कूकू नहीं करेंगे, ठीक है, उन लोगों को लड़ने दो। चलिए लास्ट है बस कर्नाटक का तृतीय युद्ध देख लेते हैं। 1756 से 63 टाइम पीरियड याद रख लो, काम बन जाएगा। पौंडीचेरी की संधि अस्थायी थी, पहली बात, एक सेकंड, क्योंकि इसका अनुसमर्थन दोनों देशों की सरकारों द्वारा किया जाना था। लेकिन इसी बीच 1756 ईस्वी में यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हो गया, जिसे पुनः अंग्रेज और फ्रांसीसी एक दूसरे सामने आ गए। अब यहाँ पे तो मैटर सुलझ गया भैया पौंडीचेरी की संधि से, पर यूरोप में वापस से युद्ध छिड़ गया, जिसके परिणाम यहाँ भी दिखने लग गए, ठीक है। और 1757 में भैया प्लासी का युद्ध अंग्रेज जीत ही चुके थे, वो थे फुल पावर में, तो इनको मार मार के कर देते हैं संट, ठीक है। तो बस यहाँ पे अब आपको ये रखना है, काउंट डी लैली 1758 ईस्वी में फोर्ट सेंट डेविड जीत लेता है। इसके पश्चात मद्रास को घेर लिया, लेकिन अंग्रेजी नौसेना आने के कारण उसे घेरा उठाना पड़ा, ठीक है। तो यहाँ से मतलब जीत जाएंगे अंग्रेज, इतने से आपका काम बन जाएगा। अब देखिए वॉन्डीवॉश का युद्ध अलग से पूछ लेता है, ये हुआ था 1760 ईस्वी में। वॉन्डीवॉश का युद्ध कब हुआ? 1760 ईस्वी में। वॉन्डीवॉश तमिलनाडु के पास है, इसी के बीच में एक युद्ध चला था। तीसरे कर्नाटक युद्ध का निर्णायक युद्ध 22 जनवरी 1760 को वॉन्डीवॉश में अंग्रेजों द्वारा जीता गया था, ठीक है। तो इसलिए इसको बैटल ऑफ वॉन्डीवॉश भी बोलते हैं। अब अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे थे आयरीकूट, जनरल कौन? आयरीकूट, और काउंट डी लैली के नेतृत्व वाली फ्रांस सेना। फ्रांस से थे काउंट डी लैली, अंग्रेजों की तरफ थे कौन? जनरल आयरीकूट, ठीक। ये पर जीतता कौन है? जीतता है भैया अंग्रेज जीत जाते हैं, ठीक है। पुडुचेरी, जिंजी और माहे पर अपना वर्चस्व खो देने के पश्चात भारत में फ्रांसीसी शक्ति अपने निम्नतम स्तर पर पहुंच जाती है, पर बाद में पेरिस की संधि होती है जब, तो इनको पुडुचेरी बेचारों को दे देते हैं अंग्रेज की, जाओ यार ले लो, नहीं तो तुम लोग भी कहाँ जाओगे। तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच पेरिस की संधि कब हुई पूछेगा, तो 1763 में। सप्तवर्षीय युद्ध पूरी तरह से समाप्त हो गया। इस संधि के द्वारा फ्रांसीसियों को भारत में स्थित उनके सारे कारखाने वापस मिल गए, सारा काम इनका बन गया। तो समझे यहाँ से अंग्रेजों ने क्या करा भैया, अंग्रेजों ने जितने भी अंग्रेज थे उन्होंने क्या करा, अंग्रेजों ने अपना पुर्तगीज उनका भी काम खत्म करा, डच का भी काम खत्म करा, इंग्लिश का भी काम खत्म करा, और फ्रेंच को भी हरा के उनकी जितनी भी टेरिटरीज थी सारी टेरिटरीज उनकी दे दी वापस, ठीक है। अब पूरी तरह से सुप्रीम कौन बन गए? अंग्रेज, क्योंकि 1757 में प्लासी में भी जीत गए। अब देखो पेरिस की संधि 1763 में हो गई, 64 में बक्सर में और हरा के पूरी तरह से पावर में ये आ जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों बस इतने से आपका काम बन जाएगा, समझ गए ना कि बस 3 कार्नेटिक युद्ध में आपको क्या क्या याद रखना है। 3 कार्नेटिक युद्ध में भैया टाइम पीरियड याद रख लो, 46 से 48, 49 से 54, 58 से 63, संधि याद कर लो किसके किसके बीच में हुई है, ये बस इतने से आपका काम बन जाएगा, ठीक है। चलिए बाकी मिलते हैं।